हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद होगा अच्छे होंगे। चलिए आज बात करते हैं कक्षा 10 की गणित एक्सरसाइज 1.1 के बारे में। जो दिया है पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। दिया है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। दिया क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए या ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, आपको पिछली कक्षा में हमने बताया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। अब हमको निकालना है कि HCF। तो हम चलते हैं सॉल्यूशन पे। तो हम सॉल्यूशन में क्या देखते हैं, जो पहला क्वेश्चन हमें दिया है, पहला दिया 135 और 225। 135 और 225 आपको HCF निकालने तो आता ही होगा। तो हम कैसे निकालेंगे, अब इसमें चेक करिए कि 225 और 135 में कौन बड़ा है, 225 है। तो इसको डिवाइड कैसे करते हैं HCF निकालने के लिए, ऐसे ही करते हैं ना। इसको डिवाइड करेंगे तो 135 से करना 135, ये 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 जाए 9। अब देखिएगा फिर से ये आएगा 135, तो 90 करने 90, ये 5, 13 में से 9 जाए 4। अब फिर से वही चीज़ आएगा, 90 आएगा, तो 45 दूना 90। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 0 शेषफल हो गया। तो यहाँ पे हमारा इन दोनों का मैसअप पे क्या होगा, 45। लेकिन इसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कैसे करेंगे, तो देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम करेंगे तो देखिएगा, अब देखिएगा यहाँ पे हमारा 225 क्या है, यहाँ पे आप देखिए भाज्य है, तो 225 बराबर भाजक क्या है 135, भागफल क्या है 1, और शेषफल कितना आया है हमारा 90, तो 90। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पे R आपका 0 के बराबर नहीं ना, शेषफल के बराबर, शेषफल ही R होता है ना, 0 के बराबर नहीं है। तो दूसरा स्टेप क्या होगा, 135 जैसे हमने यहाँ पे किया, तो 135 बराबर हम क्या लिखेंगे 90 गुणे 1 प्लस 45। तो यहाँ भी आपका शेषफल क्या है 0 के बराबर नहीं है। तो फिर से अगला स्टेप हम लेके जाएंगे, तो 45 और 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0। तो आपने देखा कि यहाँ पे शेषफल क्या हो गया 0। तो यहाँ लिखेंगे अतः यहाँ शेषफल 0 हो गया। इसलिए HCF 45 होगा, इसलिए HCF 45 होगा। ठीक, कोई दिक्कत। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं 196 और 38,220। अब इसका हमें मैसअप पे निकालना है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है 38,220, छोटा क्या है 196। तो हम जब मैसअप पे देंगे तो पहले भाग 20 से देखते हैं 196। अब 196 करना 196, तो 12 में से 6 जा 6, 17 में से 9 जा 8, 2 में से 1 जा 1। अब यहाँ पे एक नंबर सॉल्व ले लेंगे क्योंकि ये छोटा है। तो 196 9, तो 9 6 के 54, कैरी 5, 9 9 81, 4 81 5 86, और 9 करने 9 8 17, 12 में से 4 जा 8, 15 में से 6 जा 9, 7 में से 7 जाए 0, 1 से 1 गया 0। अब बचा हमारे पास कितना 0। तो 196 पंचे 5 6 के 30, और 5 9 45, 3 48, 5 करने 5 4 9। तो हमने क्या देखा कि हमारा मैसअप कितना हुआ 196 और 38,220 का 196। लेकिन इसे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के द्वारा हम कैसे करेंगे, तो देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम।
रिथम। हम जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हम जब करेंगे तो इसको किस स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, तो देखिएगा 38,220 बराबर 196 गुणे 195 प्लस 0। यही आपने पाया ना, 196 गुणे 195 प्लस 0। तो आप यहां लिखेंगे अतः शेषफल शून्य हो गया, अतः शेषफल शून्य हो गया, इसलिए 196 और 38,220 का मौसप 196 होगा। कितना होगा? 38,220 और 196 का मौसप 196 होगा। आइए अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 867 और 255, 867 और 255 का मैसेप है। तो इसमें हम भाग से अगर देखें तो 867 255 से बड़ा है, तो अगर इसको डिवाइड करें तो 255 3 पचे 15, 3 पचे 15 16, 3 दूना 6 7, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1। फिर से डिवाइड करें 255 को तो 2 बार में जाएगा तो 204 होगा, 5 में से 4 गया 1। फिर से डिवाइड करें 102 को तो 2 बार में गया 102। आपने क्या देखा कि 867 और 255 का भाग से मैसेप क्या होना है, लेकिन इसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा कैसे करेंगे, तो देखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हम कैसे करेंगे, स्टेप बाय हम लिखेंगे स्टेप। 867 डिवाइड 255 मतलब 867 बराबर 255 गुणे 3 प्लस 102। यहाँ पे आपने देखा कि शेषफल 0 के बराबर नहीं हुआ। फिर हम दूसरा स्टेप लिखेंगे तो 255 बराबर हमने डिवाइड किया था 102 को 2 बार में और शेषफल 51 आया, तो यहाँ भी आपने देखा कि शेषफल 0 नहीं हुआ। फिर तीसरे स्टेप में हमने देखा था कि 102 बराबर 51 गुणे 2 प्लस 0, तो यहाँ पे आपने देखा कि शेषफल 0 हो गया। आपने क्या देखा कि शेषफल 0 हो गया, तो आप लिखेंगे अतः शेषफल शून्य हो गया, इसलिए 867 और 255 का HCF 51 होगा। ठीक, उम्मीद होगा कि आपको हमारा भी बात समझ में आई होगी। अब देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 2, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक, दिया है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। अब इस कंडीशन में इसको हम हल कैसे करेंगे, तो देखिएगा हल में हम लिखेंगे माना a धनात्मक विषम पूर्णांक है, माना a धनात्मक विषम पूर्णांक है जहां b बराबर 6। b बराबर 6 क्यों लिखा है, यहाँ पे देखिएगा b के जगह पे ही तो 6 है, मतलब हम एक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में a बराबर bq+r यही देखते हैं ना। b क्या होता है, a भाज्य होता है, b भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, तो हमें b बराबर क्या दिया 6। अब इसको हम हल करेंगे जब, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम देखते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम देखते हैं यहाँ पे अगर हम 6 को a से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा, r मिलेगा, और अगर a को 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा, r, और भागफल क्या मिलेगा q। बात समझ में आए, मतलब 6 को a को 6 से भाग करें
तो भागफल हमें q मिलेगा और रिमाइंडर r। अब रिमाइंडर शेषफल क्या हो सकता है, या तो 0 या तो 1 या तो 2 या 3 4 5, यही तो हो सकता है। 6 से छोटा ही तो हो सकता है शेषफल। इस कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं, a को कैसे हम लिख सकते हैं, तो हम इस ऐसे लिख सकते हैं 6q, यही लिख सकते हैं ना, या 6q + 1 या 6q + 2 या 6q + 3 या 6q + 4 या 6q + 5। मतलब अगर हम इसको लिखना चाहें, a को हम संख्याओं के रूप में लिखना चाहें तो 6q या 6q + 1 6q + 2 6q + 3 6q + 4 6q + 5 के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन हमसे कहा क्या है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है। तो हम चेक करते हैं, यहाँ पे देखिएगा 6q + 2 6q + 4 ये आपका धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, ये धनात्मक सम पूर्णांक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 6q + 2 6q + 4 यह धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, क्योंकि यह सम पूर्णांक है। इसलिए 6q + 1 6q + 3 6q + 5 विषम पूर्णांक है। ठीक, अब आपको मैं बताऊं कि 6q + 1 6q + 3 6q + 5, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये किसी का फैक्टर नहीं है। अगर आप फैक्टर इसमें सम पूर्णांक में देखना चाहते हैं तो जैसे मैंने लिखा 6q + 2 6q + 4, यहाँ पे आप देखिएगा अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये 3q हो सकता है। यहाँ पे अगर हम 2 कॉमन ले लें तो 3q + 1 हो सकता है। यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लें तो ये 3q + 2 हो सकता है। तो आप क्या देख रहे हैं कि 6q + 2 6q + 4 ये फैक्टर किसका हो रहा है, मतलब गुणनखंड 2 का है, मतलब ये एक सम संख्या है, इसलिए यह धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं हो सकता है। तो धनात्मक विषम पूर्णांक क्या क्या होगा, 6q + 1 6q + 3 6q + 5 क्या है आपका विषम पूर्णांक है। कोई दिक्कत? देखिएगा तीसरा क्वेश्चन, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ों को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्याओं वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। मतलब आपसे क्या पूछ रहा है कि अधिकतम संख्या क्या है वह जिसमें मार्च कर सकते हैं। अधिकतम संख्या निकालने के लिए हम उनका क्या निकालेंगे, HCF। अगर HCF निकालें तो 616 और 32 का HCF क्या होगा, आप इसमें देखिए 616 और 32 में बड़ा कौन है, 616। अगर हम इसका भाग 20 से निकालें तो 616 भागा 32, तो 32 से करने 32, 11 में से 2 जा 9, 5 में से 3 जाए 2, ये आया, फिर से 9 बार में ले गया तो 9 दूना 18, 9 त्रिक 27 28 288। 16 में से 8 जाए 8, 8 में से 8 गया 0, 2 में से 2 गया 0। अब 8 को 32 के अंदर 8 चौक के 32, तो इसका महसेप है कितना आया 8। लेकिन हमें इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा लेके जाएं तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा अगर हम लेके जाएं तो क्या होगा, 616 को डिवाइड किया हमने 32 कितनी बार में 19, शेषफल पहले कितना आया 8, फिर हमने 32 को डिवाइड किया 8 से, कितना आ गया 4 बार में गया और शेषफल 0। तो यहाँ आप लिख सकते हैं अतः शेषफल 0 है, हो गया। इसलिए
मार्च, यहाँ पे देखिएगा मार्च करना उन स्तंभों की अधिकतम संख्या को, इसलिए उन स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी, इसलिए उन स्तंभों की संख्या 8 होगी। कोई दिक्कत? आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, आपको दे रखा कि किसी धनात्मक पूर्णांक का प्रयोग करके, ठीक, m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। आपको संकेत भी दे रखा है, मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q या 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम हल में देखते हैं। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो b बराबर 3 हो सकता है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो a को कैसे लिख सकते हैं? 3q या 3q+1 या 3q+2 के रूप में हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब देखिएगा b हमारा क्या है, मतलब अगर इसको हम डिवाइड करना चाहें तो जैसे आप पीछे देखे हैं, किसी भी संख्या को अगर हम डिवाइड करना चाहते हैं तो कैसे डिवाइड करते हैं? ऐसे ही डिवाइड करते हैं, यहाँ पे रिमाइंडर होता है। तो b हमारा क्या है? अब 3 है, तो मतलब शेषफल 3 से छोटा चाहे 0 हो सकता है, चाहे 1 हो सकता है, चाहे 2 हो सकता है। तो जब चाहे 0, तो 0 की जगह पे लेंगे तो 3q+0, तो 3q ही बचा। 3q+1 शेषफल की जगह 1 लिए तो 3q+1, शेषफल की जगह 2 लिए तो 3q+2 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिएगा जैसे जैसे आपको बोला इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए, तो कितने केस बन रहे हैं? 3 केस बन रहे हैं, 1 2 3। तो फर्स्ट केस में देखते हैं हम 3q, a बराबर हमारा कितना दिया है? 3q। a बराबर हमें क्या दे रखा है? 3q। तो हम a बराबर 3q का हम वर्ग कर सकते हैं, तो a का स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9q स्क्वायर, यही होगा ना? 3 3 जा 9q स्क्वायर। अब देखिएगा, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर बराबर 3 × 3q स्क्वायर लिख सकते हैं। a स्क्वायर बराबर 3 × 3q स्क्वायर लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं तो a स्क्वायर बराबर क्या हो गया? यहाँ पे जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर, तो 3m हुआ। a स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 3m। a स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 3। हमें a स्क्वायर बराबर 3m मिला, जहां हमने m बराबर 3q स्क्वायर रखा, तो a स्क्वायर बराबर 3m। अब सेकंड केस देखिएगा, सेकंड केस क्या है हमारा? a बराबर 3q+1। आपको एक फॉर्मूला पता होगा, a + b का स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b स्क्वायर। अगर इस केस में यहाँ पे हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो a का स्क्वायर बराबर 3q+1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6q प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब देखिएगा यहाँ से हम क्या करते हैं? 3 कॉमन ले लेंगे तो 3q स्क्वायर बचा, यहाँ पे हम 3 कॉमन लेंगे तो 2q बचेगा प्लस 1। यहाँ इसमें देखिएगा इन दोनों में हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो हमने 3 कॉमन लिया तो 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 बचा। अब देखिएगा, अब हम क्या कर सकते हैं? जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q रखने पर, तो यहाँ पे 3m प्लस 1 हमें क्या प्राप्त हुआ? 3m प्लस 1। अब हम थर्ड केस देखते हैं, क्वेश्चन को हम मिटाते हैं जगह कम की वजह से। तो थर्ड केस में हम देखते हैं क्या होता है। थर्ड केस देखिएगा,
थर्ड केस हमारा बोल रहा है 3q प्लस 2, तो 3q प्लस 2। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर प्लस 2, देखो 2ab होता है तो 2 दूना 4 तिया 12q प्लस 4 स्क्वायर, 2 2 जा 4। अब देखिएगा इसको हम क्या आगे लिख सकते हैं, देखिएगा आगे हम क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ से हम क्या कॉमन ले 3 इंटू 3q स्क्वायर हम लिख सकते हैं, इसको हम 3 इंटू 4q लिख सकते हैं, इसको हम 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या पाया कि इन तीनों में देखें तो 3 कॉमन ले सकते हैं, तो हमने क्या किया 3 कॉमन लिए तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और प्लस 1 बचा। तो हम जहाँ लिख सकते हैं, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, जहाँ m बराबर 3q प्लस 4q प्लस 1 रखने पर तो यहाँ पे क्या मिला 3m प्लस 1, क्या मिला 3m प्लस 1। तो आप कह सकते हैं कि जो भी आपका क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन आपका जो भी दिया था, तो आप कह सकते हैं कि 3m या 3m प्लस 1 के रूप में हम लिख सकते हैं क्या, किसी भी धनात्मक पूर्णांक को हम लिख सकते हैं, किसी भी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। 3m या 3m प्लस 1 के रूप धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को, ठीक है, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा लास्ट क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो हम हल में क्या लिखेंगे, माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, तथा b बराबर हमने ले लिया 3। अब देखिएगा 3 लिया तो शेषफल क्या होता है हमारा, b से छोटा होता है और 0 के बराबर या 0 से बड़ा, मतलब हमारा शेषफल चाहे 0 हो सकता है, चाहे 1, चाहे 2 या 3 नहीं हो सकता है, ठीक। अब इस कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं, a को कैसे लिख सकते हैं, a को हम लिख सकते हैं 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2। अब देखिए इसमें बोला है घन, तो हम इसका फर्स्ट केस में देखते हैं, a बराबर 3q, तो घन जब हम करेंगे तो a का क्यूब होगा और 3 का क्यूब होगा। तो देखिएगा 3 3 या 9, 3 या 27, मतलब 3 3 का 9 3 27 क्यूब। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 3 क्यूब लिख सकते हैं, जहाँ m बराबर 3q का क्यूब, तो यहाँ पे 9m, आपको क्या मिला 9m। सेकेंड केस देखिएगा, सेकेंड केस क्या है अब आपका 3q प्लस 1, तो ये दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो a का क्यूब इसका भी क्यूब होगा। अब फार्मूला क्या होता है a प्लस b का क्यूब का, आप देखिएगा a क्यूब b क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b। इस कंडीशन में यहाँ पे हम रखेंगे तो 3 क्यूब का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3 क्यूब प्लस इंटू 1 कोष्टक में 3 क्यूब प्लस 1, 3 क्यूब इसका 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 3 3 या 9 क्यूब कोष्टक में 3 क्यूब प्लस 1। अब देखिए प्लस 1 को उधर करते हैं, इसको इधर करते हैं, तो हम लिखेंगे 27 को क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 3 का क्यूब लिख सकते हैं प्लस 9 क्यूब 3 क्यूब प्लस 1 को हमने इधर लिखा।
तो इन दोनों में देखिएगा हम 9 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे हम इन दोनों में 9, इसको देखिएगा यहाँ पे 9 क्यूब लिखा है, अगर हम इसको अगर चेंज करें तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई कर दें तो 3q² प्लस q, यही होगा। अब इसमें से हम 9 कॉमन लिया तो 9 जब हमने कॉमन लिया तो क्या बचा, 3q का क्यूब प्लस 3q का स्क्वायर प्लस q, यहाँ पे +1। तो हम जहाँ m बराबर हम क्या रख देंगे, 3q का क्यूब प्लस 3q² प्लस q, हम क्या रख देंगे, m बराबर 3q का क्यूब प्लस 3q² प्लस q। तो हमारा क्या हो गया 9m प्लस 1, हमारा क्या हो गया 9m प्लस 1। देखिएगा केस नंबर 3, 3q प्लस 2। तो a बराबर 3q प्लस 2, इसका क्यूब करते हैं तो a भी क्यूब हो जाएगा, a भी क्यूब हो जाएगा। तो ये 3 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 2, 3 इंटू 3 क्यूब इंटू 2 कोष्टक में 3q प्लस 2। ठीक, अब इसको फिर से हम देखते हैं तो ये देखिएगा 3 का क्यूब क्या हो सकता है, 27 क्यूब प्लस 8 प्लस 3 3 का 9 दूना 18 क्यूब कोष्टक में 3q प्लस 2। ठीक है, अब देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम 9 गुणे 3 का क्यूब लिख सकते हैं प्लस इसको 8 को हम उधर लेके जाते हैं, इसमें से हम 9 गुणे 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब प्लस 2 प्लस 8 लिख सकते हैं ना, जो 8 हमने इधर रखा था उसको उधर कर दिया। अब इन दोनों में देखिएगा आपको कुछ कॉमन मिल रहा है, 9 कॉमन ले लें हम इसमें से, तो हमने 9 कॉमन लिए तो बचा क्या, 3q का क्यूब। अब ये देखिए इसको अगर 2q को मल्टीप्लाई कर दें तो 2 3 6q² प्लस 2 दूना 4 कोष्टक बंद और प्लस 8 बचा है। अब हम लिख लेंगे जहां m बराबर 3q 6q² प्लस 4 लेने पर। ठीक है, अब देखिए बचा क्या हमारा, तो क्या बचा 9m प्लस 8, क्या बचा 9m प्लस 8। जो मैंने ब्रैकेट में किया है देख लीजिएगा, 9m प्लस 8 हुआ 9m प्लस 1। तो आप लिख सकते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, क्योंकि हमारे पास जगह की थोड़ी सख्ती थी इसलिए नहीं लिख पाए। तो उम्मीद होगा कि हमारी वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।